हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ सकुशल होंगे। और मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। उनकी जो मुख्य समस्या है, जो उनकी मेन प्रॉब्लम है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कैसे समझें। तो उस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को, लॉ मैन की जो लैंग्वेज है, उसे ले मैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन्हें उसे समझते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप सभी को आज अपने स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश, हम सब आज़ादी के 75वें वर्ष में जो है प्रवेश कर चुके हैं। सबके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना बलिदान देकर हमें एक आज़ाद भारत उपहार के अंदर दिया, गिफ्ट में हमें एक आज़ाद भारत दिया। आज हम अगर आज़ाद हवाओं में सांस ले रहे हैं तो वो इसी कारण ले रहे हैं कि गुलामी की हवाओं में हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण दिए हैं। तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो है अपने दिल से नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि मैं उन्हें प्रदान करता हूं। और अपने सैनिकों को जो दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। तो आज का हमारा जो है, पहले चल रहा था लेकिन शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम जो है शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान हम कर रहे थे, आर्टिकल 39 तक हम कल कर चुके थे। आज हम आर्टिकल 39A से शुरू कर रहे हैं, फ्री लीगल एड, जो कि हमारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है आर्टिकल 39A? क्या कहता है, देखिए इधर आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and other disabilities। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 39A क्या कहता है। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 39, जो ये जो आर्टिकल है हमारा, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट वाज इंसर्टेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976। ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में इसको जोड़ा गया था। क्या बात करता है कि राज्य जो होगा सभी को इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगा। इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, दोबारा सुनिएगा, द स्टेट शैल इंसिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट। स्टेट यह सुनिश्चित करेगा, जो राज्य होगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो हमारे विधिक तंत्र, जो हमारे लीगल सिस्टम है, वो इस तरह से काम करे कि प्रमोट जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटी, की समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर जस्टिस को प्रमोट करे। एंड शेल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड, और पर्टिकुलरली वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। सुटेबल लेजिस्लेशन यानी उपयुक्त यानी उचित विधान के द्वारा, या और स्कीम, या किसी स्कीम के द्वारा, और इन एनी अदर वे, या किसी अन्य दूसरे तरीके से, टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि जो अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, न्याय प्राप्त करने के अवसर, आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए, बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज, किसी भी इकोनॉमिक और दूसरी किसी डिसेबिलिटी के बेस पर। दोबारा के रीजन से क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा एक बार, आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, द स्टेट शैल सिक्योर दैट
The operation of legal system promotes justice on a basis of equal opportunities and in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way by suitable legislation or scheme or in any other way for to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizens for any by reason of any economic or other disability. मैं इसको हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूं तो ये कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि हमारा लीगल सिस्टम इस प्रकार से काम करे कि सभी को समान अवसर के आधार पर जस्टिस उपलब्ध हो और पर्टिकुलरली वो एक फ्री लीगल एड यानी निशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि किसी भी सिटीजन को जो है इकोनॉमिक या अदर किसी डिसेबिलिटी के कारण जो है जस्टिस से डिनाई ना किया जाए, जस्टिस से उसको वंचित ना रहना पड़े। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 39 ए जो है वो हमारा बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करवाएगा हर सिटीजन को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, यानी वो सिक्योर करेगा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इस तरह से काम करे कि सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर जस्टिस मिले और पर्टिकुलरली सबको फ्री लीगल एड मिले, सभी सिटीजन्स को जो है फ्री लीगल एड मिले जिससे कि किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक या अदर किसी डिसेबिलिटी के कारण जस्टिस से डिनाई ना किया जा सके, मतलब किसी को जो है न्याय से वंचित ना किया जा सके या किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। सीधी सी बात ये है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे इंडिया के अंदर एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया गया था 1987 के अंदर। क्या किया था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 क्या कहते हैं, विधिक सहायता अथॉरिटी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसका अधिनियम 1987। इसके अंदर जो है हमें 3 तरह की जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। कौन सी? एक तो नेशनल लेवल के ऊपर जिसको हम बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट अथॉरिटी, नलसा जिसको बोलते हैं, एक है सलसा जिसको हम बोलते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है वो होती है डलसा DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होती है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 39 के बेस पर ही जो है, आप इसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को आप ऐसे लिख लीजिए, देख लीजिए इधर। आर्टिकल 39 जो है वो क्या कहता है कि स्टेट जो होगा वो एवरी सिटीजन को जो है सभी को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगा ताकि किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक या किसी अन्य डिसेबिलिटी के कारण जस्टिस से डिनाई ना किया जाए, उसको जस्टिस से उसको न्याय से वंचित ना किया जाए, यानी उसके साथ इनजस्टिस ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, अच्छा ये बना तो था ये 1987 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1995 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का है परंतु ये लागू हुआ था, ये फोर्स में आया था 1995 में। इसके तहत जो है हमें 3 तरह की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे जो है आपका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। दोबारा सुनिएगा, स्टेट जो होगा आर्टिकल 39A जो है वो क्या कहता है कि स्टेट ये सिक्योर करेगा कि जो लीगल सिस्टम है वो इस तरह से काम करे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर जस्टिस मिले और पर्टिकुलरली फ्री लीगल एड जो है सबको प्रोवाइड करवाएगा हर सिटीजन को, ताकि किसी भी सिटीजन को जो है इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी के कारण जस्टिस से डिनाई ना किया जाए, उसको जस्टिस से वंचित ना रखा जाए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं हमारा आर्टिकल 40 जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। ये जो हमारा जो आर्टिकल 40 था ये जो है हमारा गांधी जी की विचारधारा के ऊपर बेस्ड किया गया था।
महात्मा गांधी जो है ग्राम स्वराज के जो है सबसे बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि जो क्या कहते हैं कि गांव में, वो कहते थे कि असली जो इंडिया है, असली जो भारत है वो हमारा गांव के अंदर बसता है। गांधी जी का ये विचार था कि असली भारत जो है वो गांव के अंदर बसता है, तो इसलिए गांव के लोगों की जो है गवर्नमेंट के अंदर गांव गांव के जो लोग हैं उनकी जो है प्रत्यक्ष उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल 40 को के अंदर जो आर्टिकल 40 में जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को रखा गया था। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इसको रखा गया था। इसके अंदर क्या कहता है कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स, स्टेट जो है इस प्रकार कदम उठाएगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड शेल एंडो देम विद सच पावर्स एंड authorities so as to enable them to work to function एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 40 जो है वो हमारा बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, राज्य जो होगा वो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा एंड shall endow them with such powers and authority as necessary as may be to enable them to work या function as units of self government, और उन्हें हर वो शक्ति या अथॉरिटी देगा जो कि जरूरी है उन्हें स्वायत्त शासन। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वे खुद ही करता धरता वो होंगे, उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह वो काम कर सके, इसके लिए उनको सारी वो पावर्स और अथॉरिटी स्टेट उनको देगा। आर्टिकल 40 जो है हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि स्टेट जो होगा वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा और उनको वो सब पावर्स और अथॉरिटीज देगा जो कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट के रूप में काम करने की आज़ादी दे, उनको जो है फ्रीडम दे, उनको अथॉरिटी दे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं हमारा आर्टिकल 41 के ऊपर हम आते हैं। आर्टिकल 40 के बारे में बस इतना ही है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन और विलेज पंचायत कहाँ दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 40 के अंदर दिया हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पार्ट 9 जो कि जो ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है उसी के आधार पर ये जो इनेक्ट किया गया है। ठीक है ना, जो 73rd अमेंडमेंट से जो हमारे ग्राम पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था, पार्ट 9 जो कि हमारा आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है, वो जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। और आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों की जो ग्राम पंचायत की जो है पंचायती जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत 1958 से हुई थी, राजस्थान के नागौर से हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं आर्टिकल 41 क्या कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस में या विभिन्न दशाओं, केसेस का मतलब विभिन्न दशाओं के अंदर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता पब्लिक असिस्टेंस यानी लोगों से सहायता लेने का अधिकार। क्या कहता है कि द स्टेट शेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, राज्य जो होगा वो अपनी आर्थिक और विकास की सीमाओं के भीतर मेक इफेक्टिव प्रोविजंस बनाएगा फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क को सिक्योर करने के लिए, राइट टू एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए एंड टू पब्लिक असिस्टेंस और लोक सहायता को सिक्योर करने के लिए इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबलमेंट, या डिसेबलमेंट मतलब बेकारी, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। दोबारा सुनिएगा कि राज्य जो होगा, स्टेट शेल within the limits of its economic capacity and development, state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provisions for securing the right to work, to education
एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, कौन कौन से राइट सिक्योर करेगा? काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता का अधिकार। मतलब पब्लिक से जो है, पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता का मतलब सरकार से सहायता लेना, सरकारों से सहायता लेना। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब ये होता है इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दशा में, ओल्ड एज, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापे में, सिकनेस, सिकनेस का मतलब किसी बीमारी की दशा में, या डिसेबलमेंट एंड डिसेबलमेंट, और किसी भी अन्य तरह की कोई बेकारी की दशा में। डिसेबलमेंट का मतलब अयोग्यता की दशा में, एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। और अनडिजर्व्ड कोई अन्य जो अभाव है उनकी दशाओं में जो है स्टेट जो होगा वो सिक्योर करेगा कि सभी को राइट टू वर्क, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार सबको प्राप्त हो। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 41 जो है इसकी लैंग्वेज क्या कहती है उसको ध्यान देखिएगा। आर्टिकल 41 की लैंग्वेज ये कहती है कि स्टेट जो होगा ये इंश्योर करेगा, ये सिक्योर करेगा कि सभी को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मिले। किन किन दशाओं में, किन किन कंडीशंस में? अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो सिकनेस हो, चाहे वो डिसेबलमेंट हो, या फिर अन्य किसी भी तरह की कोई भी जो है अनडिजर्व्ड वांट, कोई भी जो है अन्य किसी भी प्रकार का कोई अभाव हो। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि हमारे जैसे बेरोजगारी भत्ते होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे जो है